नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए फिर से यूपीएससी टारगेट 2023, ठीक है, हम इसके आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। और आज का जो एपिसोड होगा, आज एपिसोड नंबर 8 है, ठीक है। 7 एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोग बहुत उससे कुछ सीखे होंगे। तो चलिए आज 8वें एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। और आज का जो प्रीवियस ईयर है वो है 2020। हालांकि 2020 के हम पहले एपिसोड को कर चुके हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। लगभग हम 18 से 20 क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज भी हम कोशिश करेंगे कि 18 से 20 क्वेश्चंस को कर लें और अगले एपिसोड में संभवतः हम 2020 के प्रीवियस ईयर को समाप्त कर लेंगे। आपकी परीक्षा 28 मई को है, आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। सीसेट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 अंक होते हैं और आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है। तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न को हल कर लेंगे तो आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट मतलब 3.25 फुट की छड़ें हैं तो कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 7.5 और 3.25 फुट की छड़ है। मान लेते हैं कि दो छड़े, ये है 7.5 फुट का, ठीक है, और मान लीजिए ये है 3.25 फुट का। अब कम से कम कितनी लंबाई नापने का मतलब है कि इस छड़ को ज्यादा ना काटना है, मतलब कम से कम काटिए। इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा जो वो मैक्सिमम लंबाई का होगा, तभी तो वो कम से कम छड़ को काटेगा। तो याद होगा ऐसे क्वेश्चन को आप लोग किस मेथड से करते थे, एचसीएफ से। याद है ना, हम लोग एचसीएफ से करते थे कि मान लेते 3 छड़ की लंबाई दी हुई है, फिर हम लोग बोलते थे कि एक ऐसे छड़ की लंबाई नापना है, मतलब एक ऐसे छड़ की लंबाई निकालना है जो तीनों छड़ को मतलब नाप सके या काट सके, जो भी हो। तो हम उसमें मैक्सिमम मतलब एचसीएफ निकालते थे। एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा मैक्सिमम वैल्यू जो सारे वैल्यू को डिवाइड कर दे। तो यहां ऑप्शन से बना लीजिए या आप इस दोनों वैल्यू का एचसीएफ निकाल लीजिए। जब आप इस दोनों वैल्यू का एचसीएफ निकाल लेंगे 7.5 और 3.25 का, तो एचसीएफ आपका, देखिए अगर हम इसमें देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा 1 फुट दिखता है। अगर 1 फुट से हम नापेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ छड़ का टुकड़ा बच जाएगा। इसमें आधा टुकड़ा बच जाएगा और इसमें आधा का आधा मतलब 0.25 मीटर का टुकड़ा बच जाएगा या फुट का टुकड़ा बच जाएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले आप उस ऑप्शन को हटा दीजिए जो कंप्लीट डिवाइड ना करता हो। जो कंप्लीट डिवाइड ना करता हो उस ऑप्शन को हम हटा दें। 3.25 फुट तो इसको नाप देगा लेकिन इसको नहीं नाप पाएगा क्योंकि 3.25 फुट को अगर 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 6.5। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें लगभग 0.75 फुट बच जाएगा। अगर हम अब इस दोनों ऑप्शन में देखते हैं, बड़ा ऑप्शन ये है 0.25। क्या 7.5 को 0.25 भाग दे देता है? क्या 3.25 को 0.25 भाग दे देता है? तो हाँ, ये दोनों डिवाइड कर देगा बहुत आसानी से, है ना। 0.25 से दोनों वैल्यू कट जाता है। देखिए यहाँ अगर आप, क्या है ये 3.25 है, यहाँ 7.5 है। जब आप इसको कटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो आना था, 1 जीरो डेसिमल से कट गया, तो ये 30 बार में काट देगा इसको कंप्लीट, ठीक है। और अगर इसको हम कटाए तो देखिए ये तो डेसिमल डेसिमल कट गया, 25 एक बार में और 25 3 बार में, मतलब 13 टुकड़े में 3.25 फुट को काट देगा और 7.5 को 30 टुकड़े में काट देगा। अगर हम 0.05 फुट की बात करें, हालांकि वो भी डिवाइड करेगा लेकिन क्या है ये बहुत सारे टुकड़े में इसको काट देगा, बहुत सारे टुकड़े में। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम मतलब मिनिमम टुकड़े में काटने के लिए मैक्सिमम साइज चाहिए आपको। तो मेरा एक ही ऑप्शन सही है 0.25। ये ऑप्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेरा सही जवाब होगा 0.25 फुट।
अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन होता है और बनाने में भी मजा आता है, गलती होने की संभावना भी कम होती है। नीचे दो कथन दिए गए, उनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन क्या है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी बिल्लियां काली है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष है कि सभी कुत्ते काले हैं और कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि समान ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए ऊपर लिए गए निष्कर्षों में, ऊपर दिए गए लिखे हुए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष जो दी गई कथनों से तार्किक रूप से निकाला जा सकता है या जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम की मदद से कथन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो मान लेते हैं ये बिल्ली है और सभी की सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि सभी बिल्लियां काली भी है, ठीक है। तो सभी बिल्लियां काली है तो हम इसको देखिए, इसमें दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो सभी बिल्लियां काली है, ठीक है, और कुत्ते को आप बाहर कर दीजिए अब, ठीक है ना, और ये कुत्ते का डायग्राम है। पहला डायग्राम ये पॉसिबल था। दूसरा है कि अगर बिल्ली ये हो, उसके बाद कुत्ते ये हो और काली यहां हो जाए, ये भी डायग्राम पॉसिबल है, ठीक है। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां काली है, दोनों डायग्राम पॉसिबल है। अब है निष्कर्ष वन में कि सभी कुत्ते काले हैं क्या, तो सभी कुत्ते काले हैं। देखिए यहां पे तो सभी कुत्ते काले हैं, यहां पे पॉसिबल है, लेकिन यहां पे फिर पॉसिबल नहीं है। यहां पे सभी कुत्ते काले नहीं है, यहां पे सभी काले कुत्ते हो रहा है, यहां पे कुछ कुत्ते काले हो रहे हैं। तो ये डायग्राम फिर डाउटफुल केस में चला गया। जब डाउट में चला गया तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, डाउटफुल केस में इसको कंसीडर नहीं करते हैं। फिर है कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। देखो एक चीज मैं आपको ट्रिक बता दूं सिलोजिज्म बनाने का, कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में दिया हो, पॉजिटिव में कि मतलब इसमें कहीं भी नकारात्मक स्टेटमेंट ना हो जिसमें नहीं लिखा हो, तो कभी भी निष्कर्ष नहीं वाला ऐसे भी नहीं होगा, याद रखिएगा। जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव में हो, मतलब यहाँ पे कहीं नहीं वर्ड नहीं दिया हो, तो निष्कर्ष में आप नहीं वाले को जनरली कंसीडर आप नहीं करते हैं, मतलब नहीं किया जाता है। पॉसिबिलिटीज के केस में कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मेरा सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ना तो निष्कर्ष वन सही है, ना ही निष्कर्ष दो हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। एक आपके पास डेटा दिया हुआ है संख्याओं का या डिजिट का, ऊपर लिए गए लिखे गए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको टेंशन मतलब लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह देखना है कि विषम संख्या कहां पर है और उसके बाद विषम संख्या कहां पे है। मतलब जस्ट विषम और विषम का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। देखिए अगर हम काउंट करें तो देखिए यहाँ एक विषम है, यहाँ भी एक विषम है, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। अगर एक और चार की बात करें तो नहीं लेंगे, क्योंकि एक विषम है तो चार सम है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा, तीन नौ भी तो होगा ना, चार सात तीन हुआ तो तीन नौ भी होगा। फिर देख रहे हैं पांच सात भी हो जाएगा, लेकिन सात दो नहीं होगा, फिर दो छह नहीं, फिर तीन एक हो जाएगा, एक पांच भी हो जाएगा, ठीक है। पांच आठ नहीं होगा, छह तीन नहीं होगा, ठीक है, तीन आठ भी नहीं होगा, आठ पांच हो जाएगा, पांच दो नहीं होगा, दो चार नहीं होगा, चार तीन नहीं होगा, तीन चार नहीं होगा, चार नौ नहीं होगा, नौ भी छह नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अब आपका उत्तर मिल जाएगा। तो अगर हम काउंट करें कितने विषम संख्याओं का ग्रुप मिला है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, मतलब कुल मिला के सात ऐसी विषम संख्याओं का ग्रुप है जो दो एक साथ विषम संख्याएं आती है या विषम डिजिट आता है। यहाँ पे डिजिट या संख्या जो भी कह सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, जी ए की दाएं और 11वें और वी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से दोनों अगर पोजीशन आप ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है निकालना। अगर मान लेते एक लाइन हो, एक ही व्यक्ति का अगर लेफ्ट से पोजीशन पता चल जाए और राइट से भी पोजीशन पता चल जाए,
तो क्या होता है, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस 1। तो आप आसानी से बता देंगे कि ये जो लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ के एक माइनस करते हैं ना, तो उस नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो पे या जो भी दिया गया हो, लड़के की संख्या या रो में स्टूडेंट की संख्या, वो आप निकाल सकते हैं। एक माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू एक बार मतलब एक बार लेफ्ट भी जुड़ रहा है और राइट भी जुड़ रहा है, मतलब एक पोजीशन का दो बार मान जुट रहा है, तो एक बार हटा देते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से पोजीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लड़कों की एक पंक्ति है, तो एक पंक्ति बना लीजिए आप सीधा सीधी। ए बाएं छोर से देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बायां इधर है, आपका हाथ बायां किधर है, इधर है, तो बायां इधर और दायां इधर, ठीक है ना, दायां इधर हो गया। यही मान लीजिए एक पंक्ति है, बाएं छोर से 16वें स्थान पर ए है, मान लीजिए ए यहां पे है 16वें स्थान पे, किधर से है, तो बाएं छोर से, एरो लगा दिए बाएं की ओर। V दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, अब मान लीजिए V यहाँ पे होगा 18वें स्थान पे, ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। V 18वें स्थान पे दाएं छोर से, और थोड़ा बड़ा कर दीजिए दायां छोर, यहां तक कर दीजिए। अब कह रहा है कि G A की दाईं ओर, अब देखिए A यहाँ पे अगर खड़ा है, अगर इस डायरेक्शन में A का फेस है, तो A का दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो G जो है ना A के दाईं ओर 11वें स्थान पर है, दाईं ओर 11वें स्थान पर है, और V से तीसरे स्थान पर, V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखिए पहले V से दाईं ओर तीसरे स्थान पे बनाना ज्यादा आसान है, तो तीसरे स्थान पे होने का मतलब 1 2 3, मतलब V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मतलब 1 2 3, ठीक है, आप समझ पाए। V से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है कौन, G। तो देखिए V से दाईं ओर तीसरे स्थान पे आ गया, मतलब यहाँ पे ये पोजीशन पे G है, और G का पोजीशन यहाँ पे बाएं छोर से क्या बोल रहा है कि V जो है ना, G जो है ना A के दाईं और 11वें स्थान पर है। 11वें स्थान का मतलब ये यहां से लेके यहां तक का पोजीशन 11 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, हम बना लेते 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, 1 2, तो 11वें स्थान पे कैसे हो गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और बना दीजिए यहाँ 11वें। अब 11वें स्थान पे देखिए इसके दाएं छोर से भी आ गए, मतलब जी को हम बैठा दिए। अब बहुत आसान हो गया, अब आप बना देंगे कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। कोई भी व्यक्ति का दो मतलब पता लग रहा है कि दाएं छोर से और बाएं छोर से वो किस पोजीशन पे है। तो देखिए अगर V को हम लेते हैं, V की ही बात करें, V अगर राइट से 18वें स्थान पे, तो लेफ्ट से कितने स्थान पे हो जाएगा, देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, 24वें स्थान पे कौन है, V है, किधर से, लेफ्ट से, और राइट से 18वें स्थान पर है। तो अगर V का एक पोजीशन दिया है लेफ्ट से और एक पोजीशन राइट से दिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना या लड़कों की संख्या निकालना बहुत आसान है। क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस 1, है ना। तो 18 प्लस 24 हो जाता है 8 4 12, 2 1 3 1 4, 44, सॉरी 42 है ना, 8 4 12 होता है ना, 42 माइनस 1, मतलब 41 जो छात्र है ना, या 41 लड़के उस पंक्ति पे हैं, उस पंक्ति में 41 लड़के बैठे हैं या खड़े हैं, जो भी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे तीन कथन है, S1 S2 S3, मतलब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है कि C D से छोटा है और A और B से बड़ा है, D सबसे बड़ा है और A B से बड़ा है। तो कहा जा रहा है कि A B C D में सबसे छोटा कौन है। अब कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऊपर लिए गए कथन प्रश्न के संदर्भ में सही है। S1 अकेले पर्याप्त है, S1 S2 एक साथ पर्याप्त है, S2 S3 एक साथ पर्याप्त है, या S1 और S3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी में छोटा कौन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप ए बी सी डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे काम बनेगा क्या, बोल रहा है सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, हो गया, और ए और बी से बड़ा है कौन, ए और बी से कौन बड़ा है, सी। तो ए और बी से सी बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख दिए। ए और बी के बारे में जानकारी नहीं दी हुई है ना कि ए और बी में कौन बड़ा है, लेकिन यहां जरूर बताया गया है कि आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटा कौन है। अगर आपसे ये पूछा जाता सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, तो बहुत आसानी से बता देते डी, लेकिन यहाँ पे छोटा कौन है, तो ए और बी में कौन छोटा है बता नहीं पा रहे, या कौन बड़ा है।
अब कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि डी सबसे बड़ा है, तो अकेला ये भी पर्याप्त नहीं होगा, अकेला ये भी पर्याप्त नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक स्टेटमेंट से क्या ही बता पाएंगे आप, सिर्फ एक लाइन दिया है कि डी सबसे बड़ा है और ए बी से बड़ा है, इससे भी अकेला पर्याप्त नहीं हो पाएगा। अब मिला मिला के देखते हैं, अगर हम पहले और दूसरे कथन को मिलाएं तो हम, मुझे लगता है कि पहला और दूसरा कथन मिलाने का मतलब ही नहीं होगा, यहाँ ऑलरेडी डी बड़ा है और यहाँ भी कह ही रहा है डी बड़ा है, तो फायदा क्या हुआ। हम ऐसा करते ए और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 मिलाने की कोशिश करें। यहां कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, तो देखिए अगर दोनों को मिलाते हैं ना तो पता लग गया कि ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत मजे मजे में आप बता देंगे कि बी यहाँ पे सबसे छोटा है। कौन है बी? सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? बी, और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। बीच का मुझे सी और ए के बारे में भी जानकारी मिल गई कि सी बड़ा है ए से। मुझे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे छोटा है, तो आप बता पा रहे हैं ना कि सबसे छोटा बी है, तो आप किस किस स्टेटमेंट को लेके आंसर दे पाए, तो मुझे लगता है आप बहुत आसानी से बता देंगे कि S1 और S3 को लेके हम बता पा रहे हैं कि बी सबसे छोटा है। तो मेरा सही जवाब है S1 और S3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अच्छा क्वेश्चन है, 1 और 100 के मध्य, मतलब 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण का मतलब होता है कि डेसिमल वगैरह में ना हो, कंप्लीट नंबर, जिसमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं होता, मैं आपको पहले बता दूं, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि ऐसे प्रश्न का ट्रिक क्या होगा। आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर सकते हैं, कि 4 से विभाज्य नहीं होने का मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग नहीं लगना चाहिए। अब 4 है अंक, और ये भी ध्यान रखना है कि उसके लास्ट में 4 आना चाहिए उस अंक में। तो हम कहां से लेंगे? देखिए 4 तो लेंगे ही, 4 के बाद आप 14 भी लेंगे, 14 के बाद आप 24 लेंगे, 24 के बाद आप 34 लेंगे, 34 के बाद आप 44 लेंगे, 54 लेंगे, 64 लेंगे, 74 लेंगे, 84 लेंगे और 94 लेंगे। एक बात और आपको बता दें, और आप कुछ छोड़ रहे हैं। अच्छा, एक अंक 4 बोल रहा है ना, अंतिम अंक 4 नहीं बोल रहा है, एक अंक कहीं भी 4 होना चाहिए। तो मुझे लगता है यहां से भी ले लेंगे ना, 40, 41, 42, 43, 44 ले लिए हैं, तो 45, 46, 47, 48, 49। और कोई पॉसिबिलिटीज है जिसमें 4 आता हो अगर लिखे डिजिट या अंक? तो नहीं, अब इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, बस यही है, इतना ही अंक है या इतना ही डिजिट है या इतनी ही संख्या है जिसमें एक अंक 4 आएगा। अब हमको बस यहाँ पे क्रॉस क्रॉस करते चलिए कि जो 4 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 4 से विभाज्य ये नहीं है, सॉरी 4 से विभाज्य नहीं है ना, तो हम ऐसा करते उसको क्रॉस करते हैं जो मेरा आंसर नहीं होगा। तो देखिए 4 से विभाज्य 4 भी है, 24 भी है, 44 भी है, 64 भी है, 84 भी है, 94 नहीं है, फिर 40 4 से विभाज्य हो जाता है, फिर 44 तो कर ही दिए हम लोग, और 48 भी 4 से विभाज्य हो जाता है। बस ये जो बची हुई संख्या है ना, यही मेरा 4 से विभाज्य नहीं है और उसके एक अंक 4 हैं, बस उसको काउंट कर लीजिए आप मजे मजे में। तो चलिए काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक अंक है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। ट्रिक कुछ नहीं है, बस आपको जल्दी से करने आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है, कि माना कि दो धातुओं के घनों P और Q के क्रमशः, मतलब दो धातु है P और Q, उसके क्रमशः एक्स वाई आयतन है, मतलब यहां पे अगर हम वॉल्यूम लिख दें तो एक्स और वाई क्या है? इसके आयतन है, एक्स और वाई, ठीक है। स्मॉल में है एक्स वाई तो स्मॉल में लिखिए वॉल्यूम एक्स और वाई। और द्रव्यमान, क्या बोलते हैं द्रव्यमान को? मास बोलते हैं ना, ठीक है, मास मान लीजिए, ठीक है। द्रव्यमान इसके क्या है? m और n दिए हुए हैं, यही p और q का। अब कह रहा है कि q की जो प्रत्येक भुजा है ना वो p की 2 गुनी है और q का जो द्रव्यमान है ना वो p का 2 गुना है।
Q का द्रव्यमान P का 2 गुना है और Q की प्रत्येक भुजा P की 2 गुनी है, मतलब दोनों 2-2 गुना है, ऐसा कहा जा रहा है। अब कहा है कि माना कि U बराबर m/x है और V बराबर n/y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इक्वेशन सही है। ये जो इक्वेशन है 4, इसमें कौन सा सही है। अगर मान लेते Q की प्रत्येक भुजा P से 2 गुनी है, तो P की एक भुजा अगर हम A मान लें तो इसकी 2A ही हो जाएगी। क्लियर। अगर हम इसके वॉल्यूम निकालने की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, घन है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो हम कहेंगे कि x का जो मान है ना, ये a क्यूब के बराबर हो जाएगा, है ना। ये वॉल्यूम क्या है x और भुजा है a, तो x बराबर a क्यूब। और यहाँ पे हम कहेंगे y बराबर 8a क्यूब। कोई दिक्कत। और ये दोनों वॉल्यूम है, याद रखिएगा। और वॉल्यूम किसका है, तो p का और q का। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। p का वॉल्यूम x और x बराबर a क्यूब, q का वॉल्यूम y और y का मान 8a क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि 2a क्यूब का मतलब 8a क्यूब होता है। अब चलते हैं, कुछ और करने की कोशिश करते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो इसका द्रव्यमान है ना, वो भी 2 गुना है। तो 2 गुना है, तो चलिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहां पे पुट करते हैं। u बराबर m/x है। अब देख रहे हैं m का मान जो है वो हम अभी रहने देते हैं। अगर m की जगह m रहने दे और x की जगह हम क्या लिख दे, a क्यू, m/a क्यू हो गया। और उसके बाद कह रहा है यहाँ पे क्या है, u है ना, u। और v का मान है n/y। अब देख रहे हैं n का मान यहाँ पे अगर अभी हम n ही रहने दें, और ऐसा करिए n का मान हम यहाँ पे 2m लिख दें, क्योंकि ये इसका 2 गुना है ना। n बराबर 2m भी तो है, ये भी तो दिया है कि n का जो मान है वो p के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो 2m हो गया। तो इसको 2m लिख दिए और y का मान हम 8a क्यूब भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब अगर हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 4 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 1/4 और m/a क्यूब। ये दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा होगा, m/a क्यूब। m/a क्यूब का मान यहाँ पे क्या आ जा रहा है, u। कोई दिक्कत। और इधर v है ना, m/a क्यूब का मान क्या है, u। तो हम कह सकते हैं यहाँ u का मान क्या हो जाएगा, 4v। शायद यही मेरे को निकालना था, u का मान 4v के बराबर होगा, और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ना u बराबर 2v होगा, ना v का मान u के बराबर होगा, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और v का मान 4u के बराबर नहीं होगा। आप ऐसे भी समझ सकते थे, क्योंकि ये 2 गुना है इसका, तो वो v बराबर 4u कभी नहीं होगा। तो मेरा सही जवाब है u बराबर 4v। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। मान लीजिए टीचर अब प्लस 3 स्टूडेंट की औसत आयु 20 वर्ष है, तो मतलब 20 गुना 4 मतलब 80 वर्ष है कुल आयु। क्लियर। यदि तीनों छात्र समान आयु के हों, इसीलिए मैंने एक ही बार 3s लिख लिया, एक एस एक एस एस एक एस, मतलब तीनों छात्र की आयु समान है, तो ऐसे ही मान लेते हैं। तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर, तथा शिक्षक और प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर, मतलब t-s बराबर 20 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि शिक्षक की आयु निकाल दीजिए। मुझे लगता है अगर इस दोनों इक्वेशन को ही आप सॉल्व करें तो आपका काम बन जाना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, या चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो टी कैंसिल हो गया, मतलब 4s का मान हो गया 100, तो s का मान हो जाता है 25। s का मान कितना हो जाता है, 25 हो गया ना। देखिए 80 + 20, तो s का जब मान 25 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ इक्वेशन t + 35 = 100। t का मान आपको निकालना है, सॉरी 3s है ना, 3s है ये, t + 105, 25 या 75, सॉरी कुछ गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लें। यहाँ माइनस होगा ना, आप माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 80 - 20 60 हो जाएगा, सॉरी है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। s का मान यहाँ पे 15 आएगा, तो 15 × 3 कितना हो जाएगा, और बराबर 80 है। तो टीचर की जो आयु है ना, 80 - 45 कर देंगे तो 35 वर्ष, मतलब टीचर जो है ना वो कहीं ना कहीं 35 वर्ष का है।
अगर आप ऑप्शन से बनाते तो और ज्यादा आसान हो जाता। कैसे बनाते कि मान लेते हैं कि पहले हम 35 वर्ष को ही सेटिस्फाई कराते हैं कि 35 वर्ष अगर टीचर की आयु है, क्लियर, और औसत आयु आपसे पूछा जा रहा है क्या, बोला क्या जा रहा है 20 वर्ष है, तो 4 लोग हैं तो 80, क्लियर। तो 80 में जब 35 को आप घटाएंगे तो कितना हो जाता 45। अगर 3 छात्र की कुल आयु 45 वर्ष है और प्रत्येक छात्र की आयु सेम है तो एक छात्र की आयु हो जाएगी 15। तो जब हम 35 में 15 घटाते हैं तो देखिए 20 वर्ष अंतर आ ही जा रहा है ना। तो मुझे लगता है आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। वैसे कोशिश करिएगा ऑप्शन से नहीं बनाने का, क्योंकि इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इसको भी करना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था। t+3s का मान 80 है, t-s का मान 20 है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, s का मान 15 आ गया तो उसके जगह पुट कर दिए तो आपका वैल्यू आराम आराम से 35 वर्ष आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दिया, मतलब कार खरीद के 3 लाख में बेच दिया है व्यक्ति ने, और उसको हानि भी हुई है 20% की बेचने के बाद। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, लॉस प्रतिशत। तो पूछा जा रहा है कि उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। तो कार कितने में खरीदा गया था ये बताना है आपको। तो देखिए इसका तो एक सबसे सीधा फंडा है कि कार का जो मूल्य होगा ना वो कहीं ना कहीं 3 लाख से ज्यादा होगा, तभी तो हानि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 20% की हानि हुई है मतलब 100 माइनस 20 मतलब 80% पे ही व्यक्ति ने कार को बेच दिया है। मूल्य का 80% पे ही व्यक्ति ने कार को बेच दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 लाख है ना, 3 लाख वो 80% के बराबर है। तो आपको 100% का मान निकाल देना, यही है क्रय मूल्य। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100, और 5 से ये कितने बार में कट जाए, सॉरी 4 से कटेगा ये 75,000 में। 75,000 को जब 5 से गुना करते हैं हम लोग तो 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 2 37, मतलब 3,75,000 रुपए की कार को व्यक्ति ने 3 लाख में बेचा है 20% की हानि के साथ। तो मेरा सही जवाब है 3,75,000। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत आसान था, मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत आसान भाषा में आपको समझा देंगे। ठीक है, कि एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के लिए विकल्प देता है। गए होंगे आप कई बार मॉल, तो आपको बहुत सारा विकल्प दिया जाता है कि आप इसको ऑप्ट कर लें या इसको ऑप्ट कर लें। कई बार होता है ना कि आप एमआरपी पे ही ले लीजिए एक शर्ट को, बाकी आपको 2 शर्ट मिल जाएगा फ्री में, या आप 40% सीधा डिस्काउंट ले लीजिए फ्लैट। तो फिर आप क्या करते हैं ना, तुरंत मोबाइल निकालते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं, फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ पे मुझे फायदा होगा, कि एक मूल्य एक शर्ट के दाम को हम एमआरपी पे लेके अगर 2 शर्ट मुझे साथ में मिल जा रहा है तो हम खरीद लें, या फिर हम एक ही शर्ट लें 40% के डिस्काउंट के साथ। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं अच्छे तो तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि फिर क्या करें, क्या फायदा है, किसमें नुकसान है। तो इसलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, तो आगे आप जब कभी शर्ट या जींस खरीदने जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा सी सेट का, और बाहर भी आपको दुकान में भी फायदा हो जाएगा। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। दुकानदार कह रहा है या तो आप 10 और 20% की क्रमिक छूट ले लीजिए और उसके बाद आप 10% का टैक्स दे दीजिए। फिर दुकानदार कह रहा है कि 20% और 10% की छूट ले लीजिए और 10% का टैक्स दे दीजिए। फिर कह रहा है कि आप पहले टैक्स दीजिए, जो मूल्य है उसका टैक्स दीजिए, उसके बाद आप 20% और 10% की छूट ले लीजिए। देखिए अगर आप बहुत समझदार होंगे ना तो आपको लगेगा कि तीनों बात सेम ही लग रहा है, नहीं लग रहा। यहाँ पे 10 और 20 की क्रमिक छूट और 20 और 10 की क्रमिक छूट, अगर इस स्टेटमेंट को इतना ही पढ़े तो एक ही बात है ना। इसमें अंतर क्या है, 10-20 बोलिए या 20-10 बोलिए, अंतर क्या है, कुछ नहीं है। दोनों में टैक्स 10% ही लग रहा है, तो मुझे लगता है ये दोनों स्टेटमेंट तो सेम है। तो केवल विकल्प एक अच्छा है और केवल विकल्प दो अच्छा है, ये और दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोनों एक है तो फिर या तो रहता है कि दोनों विकल्प एक ही ऑप्शन में रहता है कि ग्राहक के लिए केवल एक या दो अच्छा है। यहाँ अलग अलग ऑप्शन है इसलिए ये पहले ही कट गया। अब यहाँ पे इसको चेक करना है कि क्या 3 अच्छा विकल्प है। तो आप ऐसे सोचिए कि मान लेते 100 रुपए का वस्तु था, पहले आप टैक्स दे दिए 110%, ठीक है, उसके बाद आपको 20% का छूट मिला मतलब 80%,
उसके बाद आपको 10% की और छूट मिली, मतलब 90%। अगर हम ऊपर किसी एक स्टेटमेंट को चेक करें तो देखिए, पहले आप 100 रुपए का सामान पे 10% की छूट ले रहे हैं तो 90% पे किए, फिर आपको 20% की और छूट मिली, मतलब 80%, और बाद में आपको 10% टैक्स देना पड़ा। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या दोनों बात में कुछ अंतर है, दोनों इक्वेशन में कुछ अंतर है? ये है पहला और दूसरा स्टेटमेंट, और ये है तीसरा स्टेटमेंट। ये पहला और दूसरा क्यों? क्योंकि एक ही मान है दोनों का। तो मुझे लगता है कि गुना में आप 1 गुना 2 बोले या 2 गुना 1 बोले, बात तो बराबर है ना। ये पीछे होके आगे हो गया और बाकी ये दोनों आपस में थोड़ा बदल गया है। तो मुझे लगता है कि तीनों कथन जो है ना एक ही है। आप कुछ भी ऑप्ट कीजिए, सब आपके लिए अच्छा है। सब आपके लिए अच्छा का मतलब इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है तो यही अच्छा है। तो हम कह देंगे कि ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं, कोई भी आप ऑप्ट कर लीजिए, पहले ऑप्शन को कीजिए, दूसरे ऑप्शन को कीजिए, तीसरे ऑप्शन को कीजिए। तो देखिए यहाँ बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कहाँ बोल रहा है कि आप मुझे बताइए कि कितना प्रतिशत आपको पैसा पे करना है। आपको बस इतना पूछा कि आपके लिए कौन अच्छा है। आप बस लिख थोड़ा सा अपना मतलब दिमाग लगाए और आप बता दिए कि भाई तीनों एक ही है। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसलिए लिख के दिखाया गया क्योंकि आप आगे कभी भी करें तो आप इस बात को समझ जाएं और अगली बार आपको पेन भी चलाना ना पड़े, तो आप सीधा बता दीजिए कि तीनों एक ही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए से जेड तक के वर्ण को 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं। ऑब्वियसली ए से जेड तक एक, ए का वैल्यू 1, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, 4 का मान डी, ऐसे होता ही है। तो जी एच आई को 1578 लिखा गया है, डी ई एफ को 912 लिखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि ए बी सी का मान क्या होगा। अगर आप बहुत आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होगा तो आप सीधा समझ जाएंगे कि जी एच आई को हम लिखते हैं 7, 8 और 9, लगातार ही तो है। जी जो है ना 7वें प्लेस पे है, एच 8वें प्लेस पे और आई 9वें प्लेस पे। जब इसको आप 2 से गुना करेंगे ना तो देखिए 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17, 7 दूना 14, 1 15। देख रहे कोड मिल गया आपको। तो अब आप आसानी से समझ जाइए कि अगला भी जो DEF है ना वो भी इसी पैटर्न पे है। तो DEF को हम क्या लिखेंगे? 4, 5 और 6, ये भी लगातार है। गुना 2 किए तो देखिए 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8, 1 9, 912 आ गया। तो आप मजे मजे में ABC बता दीजिए। ABC का मान होता है 1, 2, 3, और इसको जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाता है 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 1 मतलब 246। जहां भी ऑप्शन में दिखे आप टिक कर। तो बहुत अच्छा और बहुत आसान कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था सीसेट के पेपर में। चलिए एक और है, एनालॉगी का क्वेश्चन है कि निम्न में लुप्त पद एट द रेट का मान क्या होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है AC PQ का मान BE S और U। तो आपसे पूछा जा रहा है MN और G और I का मान बता दीजिए। तो चलिए इसको मान बताने की कोशिश करते हैं। यहां देख रहे A जो है ना एक प्लेस बढ़ के B हो गया, CDE 2 प्लेस बढ़ा, PQRS 3 प्लेस और QRSTU 4 प्लेस। इसी पैटर्न में आगे हम इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये देखते हैं, आपको मैंने ट्रिक बताया होगा कि मुझे इतना काम नहीं करना है, बस चेक करना है NP और NP सब में है। O होगा क्या दूसरे प्लेस पे? NO, N के जस्ट बाद O है, जबकि दूसरे प्लेस एक प्लेस छोड़ के आना चाहिए, तो ये ऑप्शन काट दीजिए, मतलब NP तक तो है। उसके बाद देख रहे JJ और I है, तो I मतलब G के बाद तीसरे प्लेस पे क्या आएगा? तो HIJ आना चाहिए। यहाँ I है तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद लास्ट में है L और M। हम यहाँ पे देखेंगे कि I के बाद चौथा प्लेस क्या है, तो J K L और M आना चाहिए, मतलब यहाँ पे M आएगा। तो यही मेरा सही जवाब है NPJM। आगे का मान हम नहीं निकाले क्योंकि सब में कॉमन था। तो मेरा सही जवाब क्या है? NPJM। 3 ऑप्शन मेरा कट गया। इलिमिनेशन मेथड ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा देगा कोडिंग डिकोडिंग और इस तरह के प्रश्न में। अब इसमें देखिए आपको यह बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे तो थोड़ा अटपटा सा मान दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/2 पे पावर -6। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1/4 पे पावर -3। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1/3 पे पावर -4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1/6 पे पावर -2। अगर आप कभी भी ये वाला
फॉर्मूला पढ़े होंगे, a टू द पावर माइनस m, इसको हम लिखते हैं 1/a टू द पावर m। मतलब अगर हम 2 पे पावर -2 लिखें तो इसका वैल्यू होता है 1/2 पे पावर 2, मतलब 1/4। ठीक है, अगर आप इसको नोट कर ले तो आप आसानी से बता देंगे कि इसको हम लिखेंगे 1/1/2 पे पावर 6। और 1/1/2 का मान जो होता है ना वो 2 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 1/1 और 2 ऊपर चला जाता है, मतलब 1 को अगर आधे से भाग करेंगे तो 2 ही होगा ना। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 को आप आधे से भाग कर रहे हैं, मतलब ऐसे समझिए 1 को आप 0.5 से भाग करें, 5 ऊपर हो गया तो 10, 5 दूना 10, तो आ गया ना 2। समझ आया? तो बहुत बारीकी से आपको बता दिए कि आप अगली बार क्यों इतना बताए कि अगली बार इतना लिखने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा समझ जाए ये 2 पे पावर 6 है। ठीक है, अगर अब हम इसको हटाएं तो आप इसको सीधा समझिए 2 पे पावर 6 है, ये 4 पे पावर 3 है, ये आपका 3 पे पावर 4 है, और ये आपका 6 पे पावर 2 है। एक छोटी सी बात और समझिए कि इसको हम 2 पे पावर 2 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाता है मेरा 2 पे पावर, ये क्या था जो भी रहा हो, a पे पावर -m था। हाँ, तो यहाँ पे हो जाता है 2 पे पावर 6, तो यहाँ भी 2 पे पावर 6, यहाँ भी 2 पे पावर 6, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो सेम है। तो बड़ा एक ही ऑप्शन तो होगा जो बड़ा होगा, तो फिर दो ऑप्शन कहाँ से एक साथ आ सकता है आंसर में? तो ये गलत है, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो बड़ा इस दोनों में कोई है ही नहीं। अब बचाइए, तो आप इसको तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 पे पावर 4 होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 6 पे पावर 2 होता है 36, तो 81 और 36 में ऑब्वियसली 81 बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है, 1/3 पे पावर -4। देखे ना कितना अच्छा ट्रिक था। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अधिकतम लंबाई x क्या होगी? अभी वैसा ही क्वेश्चन छड़ वाला जो किया है ना, एज इट इज वही है, कि जिसे 3 1/2 मीटर और 8 3/4 मीटर x के पूर्णांक गुणज है। मतलब क्या है कि एक ऐसा वैल्यू आप सोचिए, अधिकतम लंबाई मतलब मैक्सिमम x क्या होगा जो दोनों को भाग कर दे। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2, और इसको लिख सकते हैं 8 चौके 32 3 35/4। चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों को भाग करे और बड़ा भी हो? अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो ये है 2 3/2, ये है 4/3, ये है 4 1 5/4, और ये है 7/4। अब देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा बारीकी से देखें इस क्वेश्चन को तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे 7/2 है और यहाँ पे 35/4 है। तो कोई भी एक ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो 7 को भी और 35 को भी कॉमन भाग करे। अभी 2 4 को छोड़िए, आप ऐसा सोचिए 7 और 35 ही है, और ऊपर बस यही सोचिए कि 3 4 और 5 और 7 है, 3 4 5 और 7। तो कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो दोनों नंबर को भाग कर रहा हो। देखिए 3 तो दोनों को नहीं करेगा, 4 दोनों को नहीं करेगा, 5 35 को तो कर रहा है लेकिन 7 को नहीं कर रहा। 7 ही एक इकलौता नंबर है जो 7 और 35 दोनों को भाग कर रहा है। तो मेरा सही जवाब यही हो जाएगा 1 3/4। मतलब 7/4 जो है ना, 7/2 को भी भाग करता है और 35/4 को भी भाग करता है। तो मेरा सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ट्रिक से बता रहे हैं ना, तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि इतना काम करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ना पेन चलाने की। बस आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं कि कौन सी संख्या किसको भाग करती है। चलिए एक क्वेश्चन है, डीआई टाइप का है, टेबल के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, वर्ष, जन्म दर, मृत्यु दर, और इसके आंकड़ों पर विचार करना है। किस समयावधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी? तो अब देखिए मेरे पास 4 यहाँ पे ऑप्शन है और 4 वर्ष है कि 11 से 21, तो इसको टिक कर लीजिए। अभी 41 से 51 इसको टिक करिए, 61 से 71 इसको टिक कीजिए, और 71 से 81 इसको टिक कीजिए। बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं, इसको हमको देखना भी नहीं है। अब देखिए प्राकृतिक विकास दर क्या होगा? जहां जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा। मान लीजिए कि जन्म होता है 10 और एक स्टेट में जन्म है 10 और मृत्यु दर है 9, और एक स्टेट में जन्म है 10 और मृत्यु दर है 5, तो कहां पे विकास ज्यादा होगा? जहां पे जन्म और मृत्यु के बीच का डिफरेंस कम होगा, है ना। तो हम देखेंगे कि या जहां पे जन्म मतलब ज्यादा बच्चे बच जाते हों। तो अगर हम इस दोनों को डिफरेंस करते हैं ना, तो देखिए ये क्या होगा। अच्छा यहाँ पे भी एक ट्रिक लगाइए आप। क्या ट्रिक लगाना है? इतना अंतर नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में समय आपके पास बहुत कम है और आपका समय बहुत ही कीमती है। 48 में 35 को बस घटाइए, इधर छोड़ दीजिए, तो लगभग क्या आएगा? 13 के करीब आएगा, मतलब 12 दशमलव कुछ आएगा। मान लीजिए 13 लिख देते हैं अभी।
अगर हम इसको घटाते हैं ना तो देखिए लगभग ये 12 के करीब आता है, ठीक है, अभी भी ये थोड़ा ऊपर है। अगर हम देखिए यहाँ पे डिफरेंस ठीक ठाक है, तो देखिए ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता दोनों की, क्योंकि इस दोनों के बीच बहुत नियर है मामला, है ना, 35 48। यहाँ देखिए 41 18 और 37 और 14, यहाँ पे थोड़ा सा करिएगा क्योंकि यहाँ भी 4 कम है तो यहाँ भी 4 कम है, थोड़ा सा नजदीकी वाला मामला है, रिस्क नहीं लेना, घटा लेंगे। 11 में 9 गया 2 और 10 में 8 गया 2 और 3 में 1 गया 2, 22.2 इसको करेंगे। 11 में 8 गया 3, यहाँ देखेंगे 6 में 4 गया 2 और 3 में गया 2। देखिए ना बहुत नजदीक का मामला था तो कर लिया ना, तो गलती हो जाता। तो ये ऑप्शन मेरा सही है, यहीं पे मेरा विकास दर अधिकतम है। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब 71 से 81। अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाते तो आप ये भी देख लेते कि 11 में 9 जाता है 2 होता है और 11 में 8 जाता है तो 3 होता है, तो 3 वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते थे। लेकिन हाँ इधर वाला भी तो चेक करना पड़ेगा ना, मान लेते इधर तो ठीक है बड़ा, यहाँ पता चले 1 आ जाता तो कर लीजिएगा। इतना भी ट्रिक जरूरी नहीं है कि पता चले कि ट्रिक के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत हो जाए, थोड़ा बहुत तो 10 सेकंड 20 सेकंड दे ही सकते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव का मतलब है रेकरिंग, मतलब कंटिन्यू जो चलता रहता है, 1.27 27 27 27। रिपीटेशन चेक करना है कि किस फॉर्म में रिपीटेशन हो रहा है, 1 डिजिट पे हो रहा है, 2 डिजिट पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, ये चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके समान है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1.272727। तो रिपीटेशन क्या है, तो कोई भी बच्चा बच्चा बता देगा रिपीटेशन है 27 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.27 पे बार, ये है रिपीटेशन बस। इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब होता है 1 प्लस, ठीक है, ये 27 है। अगर हम सिर्फ 0.227 को लिखते तो हम क्या लिखते थे 27/100, लेकिन यहां अगर बार लग जाता है ना 100 तो लिखते हैं और -1 भी साथ में कर लेते हैं, ठीक है, -1 भी साथ में कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 27/99। जब आप इसको कटाएंगे तो देखिए आराम आराम से कटा दीजिए, 9 या 27, 9 से 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3/11, 11 1 11 3 14/11। तो मेरा सही जवाब होगा 14/11। बहुत बच्चा ये भी कर देता है, यहाँ तो लिख देता है 27 और नीचे फिर 99, तो 127/99 कर देता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं 13/11 भी किसी का ऑप्शन आ जाएगा, तो मेरा लेकिन सही जवाब होगा 14/11। इस फॉर्म से कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 4 अंकों की वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है। देखिए छोटी सी छोटी संख्या का मतलब है एलसीएम की बात हो रही है। एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो उसको कहते हैं एलसीएम। जो 3 4 और 5 6 विभाजित करने पर, ठीक है, अब देखें ना विभाजित कर रहा है तो एलसीएम, विभाजित हो रहा है तो एचसीएफ। प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकाले 3 4 5 6 का, तो एलसीएम हो जाता है 60। आप निकाल लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और जब आप बहुत क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे पता लग जाएगा कि एक ऐसी संख्या 60 ही है जो सबसे छोटी भी है और सारे अंक से डिवाइड हो भी रहा है। लेकिन ये ऑप्शन देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। 60 का टेबल पढ़ते जाइए, 7 के मल्टीपल को ढूंढना शुरू कीजिए, ठीक है, वो सब डिवाइड होगा 3 4 5 6 से। तो अगर सीधे हम 60 को 18 से कर लें, थोड़ा सा लंबा जाना है, तो 18 6 78 मतलब 1080। अभी और छोटा करते, ऐसा करते 17 ले लें, तो 17 1020 होता है। और छोटा होगा क्या, अगर 16 लेंगे तो देखते हैं 960 हो जा रहा है। 900 के ऑप्शन में कुछ नहीं है, 1000 से ऊपर है ना, तो ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते, हम इसी को लेते हैं। लेकिन अब बात समझिए, 1020 है एक ऐसी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो रही है, लेकिन हमको लास्ट में 2 शेष बचाना है। तो ऐसा करते 2 शेष बचाना है तो 2 जोड़ दीजिए, तो बच जाएगा ना 2 शेष। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 1022, है ना, 1022 मेरा सही जवाब होगा। कि 4 अंकों की एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है इस ऑप्शन के अनुसार जो 3 4 5 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो। ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन के अनुसार मैंने एक लाइन यूज किया है, रीजन क्योंकि अगर छोटी सी छोटी संख्या देखा जाए तो 60 होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार क्योंकि इस ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या ऐसी 1022 ही है जो इन सभी से भाग करने पे 2 शेष बचता। आप कहेंगे कि सर 1012 भी तो छोटा है, भाई छोटा है लेकिन भाग तो नहीं लग रहा ना, तो इस ऑप्शन को तो हटा ही देंगे ना। अब इसमें देखिए तो 1022 सही है,
चलिए अंतिम क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं कि एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे जो भी एग्जाम दिए होंगे, कि 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित है, ठीक है, एक गांव में। विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है, मतलब विवाहित लोगों का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष, याद रखिएगा ये लाइन, यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है और इनमें से कोई भी विधवा और विधुर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पुरुष की जो पुरुष है उनकी पत्नी का डेथ हो गया हो, या कोई भी जो स्त्री है, महिला है, उसके पति का डेथ हो गया, ऐसा कंडीशन नहीं है। मतलब सब लोग एक साथ हैं, तो प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आप ऐसे सोचिए कि इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितनी महिलाएं शादीशुदा है ना और जितने पुरुष शादीशुदा है, तो वही एक दूसरे से मतलब शादीशुदा की मतलब होंगे। मतलब 40% जो पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं 30% महिला की संख्या के बराबर है। तभी तो वहां पे क्या नाम है, एकदम स्थिति समान है कि जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिला ही विवाहित है, और कोई भी एक डबल डबल शादी नहीं है, और ना किसी की पत्नी का डेथ हुआ है, ना किसी के पति का डेथ हुआ है। तो हम कह सकते हैं, हालांकि प्रतिशत में अलग दिख रहा है मामला, लेकिन कहीं ना कहीं 40 और 30 एक दूसरे के बराबर है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि मेल को अगर हम एम से ही डिनोट करें और वोमेन को डब्ल्यू से डिनोट करें, तो गांव में मेल और वोमेन यही है पूर्ण संख्या, कि मेल और वोमेन है ना, मेल और वोमेन यही है हमारा गांव की जनसंख्या, एम प्लस डब्ल्यू। एम का 40% विवाहित है, तो एम का 40% विवाहित होने का मतलब है 2m अपॉन 5 विवाहित लोग हैं, और डब्ल्यू का 30% विवाहित है, मतलब महिलाओं का, तो यहाँ पे 3w/10 क्या है, विवाहित लोग हैं। अगर हम ये देखें कि कितने लोग टोटल विवाहित है, ये तो पूछ रहा है कि विवाहित का वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने से पहले आप एक बात समझिए कि हम ये तो लिख सकते हैं ना कि 2m/5 बराबर कहीं ना कहीं 3w/10 के बराबर है, क्योंकि पुरुष और महिला, विवाहित पुरुष और विवाहित महिला की संख्या बराबर है, तभी तो यहाँ पे ये कंडीशन लिखा है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो देखते हैं, यहाँ पे आ जाता है 2 गुना 2 4 हो जाता है, 4m बराबर, ठीक है ना, 4m बराबर यहाँ पे है 3w। तो हम लिख सकते हैं m का जो मान है ना वो कहीं ना कहीं 3w/4 के बराबर है। अब ऐसा करते हैं कि हम इसको जोड़ते हैं 2m + 3w को। अगले पेज पे करते हैं थोड़ा सा अच्छे से। 2m अपॉन 5 + 3w/10। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2m/5 तो लिखिए ही लिखिए, 3w के जगह, ठीक है ना, हम w के जगह क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा कीजिए w का मान निकालिए, w की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, है ना, 3w है ना, तो हम यहाँ w बराबर क्या लिख सकते हैं, 4m/3, यही हो जाएगा ना, 4m/3। मेल को हम निकालते हैं, तो 4/3 मेल, यही है ना, 4/3 मेल, और बटे क्या है यहाँ पे, सॉरी ये तो 10 है नीचे, इसके तो 10 भी लिख दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बटे 10। देखिए यहाँ 3 3 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2m/5 अब प्लस 4m/10, ये भी तो हो जाएगा ना, 2/5, तो 2m/5 यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस 2m/5। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 4m/5। क्लियर। अब देखिए मेल और वोमेन को भी तो जोड़ना पड़ेगा, मेल प्लस वोमेन कितने हैं टोटल, तो m + w को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मेल तो मेल ही है, और w का मान क्या निकाला है आपने, तो देखिए 4m/3, इसको जोड़िए 4m/3, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 7m/3। अब देखिए टोटल विवाहित लोग इतने हैं, कुल जनसंख्या ये है, तो इसका प्रतिशत अब निकाल दीजिए, तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 4m/5 अपॉन 7m/3 × 100।
और इसका प्रतिशत। तो देखिए ये हो जाएगा 4m/5 इंटू 3/7m इंटू 100। सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कट गया, तो देखिए 4 तिया 12 गुना 2 240/7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 तिया 21 3 7 चौके 28 2 34 2/7% ही लोग उस गांव में विवाहित हैं, या विवाहित व्यष्टि का प्रतिशत है 34 से 2/7, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव लगा होगा, बट एक आध क्वेश्चन तो देखिए आ ही जाता है ना कैलकुलेटिव। इसमें ट्रिक बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू दिया नहीं गया है, तो एम और डब्ल्यू लेके ही बनाना पड़ेगा या एक्स वाई लेके बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक आध क्वेश्चन में हम अगर 1-2 मिनट दे भी तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, समय 2 घंटे है, ऐसा बहुत घबराने वाली बात नहीं है। और अगर बहुत डिफिकल्ट लगता है तो एक आध क्वेश्चन हम स्किप भी करते हैं, जरूरी नहीं कि सब बनाना ही हो, एक आध क्वेश्चन स्किप भी किया जा सकता है अगर टाइम ना बचे। लगभग 50-57 क्वेश्चन है, अगर आप 55-56 बना के एक आध छोड़ भी दे तो आप बहुत नुकसान करके नहीं आएंगे, तो घबराना नहीं है, एक आध क्वेश्चन चलता है। और अगर समय है तो बना भी लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है। तो चलिए आज मेरा 2020 के दूसरे एपिसोड को हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और आप जाहिर सी बात है इसको ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जो भी वीडियो को नहीं देख पाए हैं अभी तक, या जिनको नहीं पता है कि दृष्टि आईएएस के चैनल पे सीसेट के प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही है, तो आप उसको जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कल हमने आपको एक टास्क दिया था पिछले एपिसोड में कि आप यह जरूर बताइएगा कि आप इसमें क्या नया सीखे, तो बहुत कम लोगों ने जवाब दिया है। तो आप आज भी आपको यह टास्क है कि आप इसमें बताइएगा कि आज आप नया क्या सीखे हैं या आपको आज का सेशन कैसा लगा है। आपके कमेंट का हम जरूर इंतजार करेंगे। वीडियो पे लाइक भी करें साथ में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। समय बहुत कम है, 28 मई को पेपर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके तीसरे एपिसोड को भी बहुत जल्द लेकर आए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए शुक्रिया।